नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए न्याय व्यवस्था की, और उसका कारण यह है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग रही है या लग रही है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सबको आज की तारीख में देश में ड्राइव कर रही है हमारी जुडिशरी। मैं दो तीन तरह से आपको बताऊंगा, और आज एक चर्चा ज़रूर हम करेंगे अखिल गोगोई के बारे में, क्योंकि शायद देश के बहुत से लोग अखिल गोगोई को ना जानते हों, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए जो अभूतपूर्व कार्य अखिल गोगोई ने किया है उसको भी एक बार याद कर लिया जाए, जो कि इंस्पायर करता है। तो सबसे पहले बात कर लें जुडिशरी की। देखिए, कुछ पिछले हमारे चीफ जस्टिस ऐसे हुए थे जिनसे आप बहुत इंस्पायर नहीं होते हैं, और उसके कारण भी हैं। उसके पहले थे जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने बहुत से ऐसे जजमेंट दिए और बहुत से ऐसे जजमेंट नहीं दिए, जो उसके बाद जब ये सब हो गया तो वो राज्यसभा चले गए। तो ये साफ साफ लगा कि उनको जो जजमेंट सरकार के फेवर में थे, शायद उसकी वजह से राज्यसभा गए। इस तरह की बातें कि लोग करने लगे। दूसरे जो चीफ जस्टिस बोबडे आए, ये भी कुछ अजीब तरह का इन्होंने किया, और ये लास्ट डे इन्होंने बताया कि महिलाओं को होना चाहिए था, क्या क्या ये अपना बताया। लेकिन जो देश के इंपॉर्टेंट जजमेंट थे ये उसके ऊपर बैठे रहे। इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर कुछ नहीं किया, इन्होंने किसान बिल के ऊपर जो कमेटी बनाई थी उसके ऊपर फिर बैठे रहे। तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने भी नहीं की। फिर जस्टिस रमन्ना जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और ये ज़रूर है कि एक बहुत सी चेंज आया, बहुत सी चीज़ों पे लोग होने लगे, मैं उसमें भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले कभी कभी ये लगता है कि जस्टिस रमन्ना को देख के बहुत हुआ था, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें देख के फिर लगता है कि नहीं, ये शायद हैं सब लोग एक ही तरह के। मैं बताऊंगा क्यों। अभी बुधवार को जस्टिस रमन्ना ने एक पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर होता है 17वां, वो आप गूगल करिए, मैं लिंक भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उन्होंने 23-24 मिनट का एक लंबा भाषण दिया, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, जो आप भी समझिए। उन्होंने कहा कि देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबको समझ में आता है, लेकिन उन्होंने कहा देश में रूल बाय लॉ हो रहा है। इन शब्दों ने कहा, लेकिन उन्होंने रूल बाय लॉ की बात कही। तो हो क्या रहा है कि आज देश रूल लॉ से चलाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का रूल नहीं है, क्योंकि वो कानून तो मेरे लिए भी है ना, नहीं। अब रूल बाय लॉ है। जो स्टेट है वो कानून अपने हिसाब से बना रही है, और अगर कोई कानून में कम ज़्यादा है तो उसको अपने हिसाब से बना दे रही है। आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब होर्डिंग्स पे सबके नाम कर दिए गए थे कि इनके घर से कुर्की होगी और रिकवरी होगी, और सख्त डायरेक्शन दिया था हाई कोर्ट ने, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने कानून ही बदल दिया। तो ये रूल बाय लॉ से चलने लगे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और उन्होंने दो चार बातें कही उसमें डिस्कशन में, जल्दी से उसको रन अप कर दूं, फिर मेन मुद्दे पे आ जाऊं। उन्होंने कहा लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल, लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि लॉ क्योंकि इसलिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बी ओबेड। फिर उन्होंने कहा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और उन्होंने कहा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर होना चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में एक महिला जाम में फंस जाती है और मर जाती है क्योंकि देश का प्रथम नागरिक जो है उसका कॉन्वॉय निकलना है, तो इक्विटी बिफोर लॉ नहीं है। फिर उन्होंने कहा राइट टू पार्टिसिपेट, और बहुत सी इन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राइट टू चेंज द रूलर एवरी 5 ईयर्स, हमें एक राइट है, एक हक मिला हुआ है कि हर 5 साल में हम अपने हुक्मरानों को बदल सकें। और फिर उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की। उन्होंने कहा जुडिशरी कैन नॉट बी कंट्रोल एंड शुड नॉट बी कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात उन्होंने चलते चलते जो बात कही कि जो जजेस हैं दे कैन नॉट स्टे इन आइवरी टावर, वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक माध्यम है, सोशल मीडिया समाज का वो है, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं, सोशल मीडिया कई सी चीज़ों को ज़्यादा प्ले करता है। लेकिन ये जज का काम है कि वो उससे भी, वो ये नहीं कह सकता कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ। जैसे हमारे यहाँ की वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ इसलिए मुझे पता ही नहीं प्याज का दाम क्या है। ये देश का वित्त मंत्री कहता है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो जज ये नहीं कह सकता है। इनके अनुसार अगर सोशल मीडिया पे महंगाई की बात हो रही है तो जज को वो समझना चाहिए। और उन्होंने एक रोल ऑफ लॉयर्स की भी बात कही,
और जब वो रोल ऑफ लॉयर्स कहे तो उन्होंने कई चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि लॉयर्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ सोशल मूवमेंट्स। उन्होंने कहा लॉयर्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब इस तरह के आंदोलन में लॉयर्स का एक स्थान है। और फिर उन्होंने कहा कि सिविक प्रोफेशनलिज्म की, जो आपके नागरिकता के जो वो हैं उसके प्रति आपको वो हो जाना चाहिए। मतलब अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो लॉयर की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ जज की नहीं है। और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही। मैं इस पे जरा यहाँ तक की बात तो रमन्ना साहब की, अब अखिल गोगोई साहब की बात कर लें। और फिर रमन्ना साहब ने एक ऐसा क्या काम कर दिया कि मुझे थोड़ा उससे बहुत दुख हुआ है और आई फील डिसअपॉइंटेड। लेकिन उससे पहले मैं अखिल गोगोई की बात, थर्सडे को मतलब 1 जुलाई को एक गुवाहाटी में एनआईए का जो कोर्ट है उसके स्पेशल जज प्रांजल दास जी ने एक 120 पेज का एक ऑर्डर किया, जिसमें अखिल गोगोई और उनके 3 साथी को उन्होंने डिस्चार्ज किया, मतलब उन्होंने बरी किया। और डिस्चार्ज कर, अच्छा पहले मैं बता दूं अखिल गोगोई हैं कौन। अखिल गोगोई बड़े एक्टिविस्ट हैं। 12 दिसंबर 2019 को उनको सीए प्रोटेस्ट के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यूएपीए लगा दिया गया। वो 46 वर्षीय हैं। अभी 2021 का अभी जो चुनाव हुआ है 2 महीना पहले, उसमें उस विधानसभा चुनाव में शिवसागर से वो जेल से रह के जीते हैं। और उनका मैं जल्दी से एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि षणमुगम मंजुनाथ इंटीग्रिटी अवार्ड जो है, ये वही मंजुनाथ हैं जिनको लखीमपुर खीरी में एक जो तेल में जो मिलावट करते हैं, तेल में हमारे बहुत से नेता लोगों के भी पेट्रोल पंप हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो नेता का पेट्रोल पंप है वहाँ जाके आप कुछ कह नहीं सकते, वहाँ की दबंगई और है। तो हमारे ज़्यादातर नेता जो हैं वो पेट्रोल पंप ज़रूर रखते हैं। खैर, किसी पेट्रोल पंप पे उन्होंने मिलावट पकड़ी है। उस मिलावट पकड़ने के बाद वहाँ के जो दबंग लोग थे उन्होंने उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। वो IIT IIM के वो थे और उनके उसमें IIM के जो छात्र, लखनऊ के छात्र हैं, वो एक इंटीग्रिटी अवार्ड चलाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में 2008 का वो पुरस्कार अखिल गोगोई को मिला था। फिर इनको RTI अवार्ड 2010 में मिला है। और ये एक किसानों का संगठन भी असम में चलाते हैं और किसान का जो संघर्ष है उसमें ये कई जगह खड़े रहते हैं। अखिल गोगोई के ऊपर वो ये कहते हैं कि ये नक्सलाइट हैं, लेकिन अखिल गोगोई का कहना है कि मैं माओइस्ट नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, माओवादी विचारधारा मेरी नहीं है। तो ये एक फ़र्क है उनका। और जो सबसे बड़ी बात उस ऑर्डर में कही गई वो ये था कि जो बंद था, जिसकी वजह से इनके ऊपर यूएपीए लगा था, उस पर जज ने कहा कि ये विदाउट इंसाइटमेंट था और इसमें वायलेंस का, कहीं कि वायलेंस करो इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्योंकि क्या हो गया, यूपीए ने अपनी जो डेफिनेशन है वो अजीब सी बना ली है। उसने कहा है कि कोई ऐसा बंद विच इज थ्रेटनिंग टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब भाई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तो कहीं से भी थ्रेटन हो सकती है। अगर कोई सामान टाइम से नहीं डिलीवर हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो थ्रेट टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। खैर, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अच्छा, इनके ऊपर करीब 12-14 केस थे। एक डिब्रूगढ़ में इनको एक और केस लगा था यूएपीए का, उसमें 22 जून से ये दोष मुक्त हो गए थे। 11 दूसरे केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी इनको बेल मिल चुकी थी। अब जब ये जेल से आए तो इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल कोट अनकोट साफ साफ शब्दों में कहा है। इन्होंने कहा है क्योंकि एनआईए सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है, तो इन्होंने कहा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, नाम लेके कहा है अमित शाह, मैंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है अमित शाह, और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, और एनआईए के जो हेड हैं डीजी जो हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये डिमांड अखिल गोगोई की है। अब मैं जरा फिर से वापस और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आदमी को आप 18 महीना जेल में रखते हैं जो एक्टिविस्ट है, और आपकी एनआईए कोर्ट ही, जहां पे आपके एनवायरनमेंट में आपके हिसाब से सारे आप तथ्य पेश करते हैं, आपके गवाह आते हैं, वो 18 महीने बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसके 18 महीने कौन लौटाएगा? वो जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसी टाटा, बिरला, अंबानी की या अडानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोग जो सीए और एनआरसी से बेघर हो जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। उनको अगर
आपने 18 महीने किया तो केवल अखिल गोगोई को नहीं किया, उन सारे लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया गया है। तो उसका भी कुछ ना कुछ इस देश में सोचना पड़ेगा कि जैसा रमन्ना साहब कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जब रमन्ना साहब आए उसके बाद मैं सिर्फ 2 या 3 केसेस की आपसे बात करूंगा जिसकी वजह से आम लोगों को लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहला तो वो जो वैक्सीन वाला मामला था, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से बचने के लिए उसको जबरदस्ती ठेला था कि ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो वापस उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका पूरा प्लान बना के दीजिए, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, यू कैन गेट अ बेटर प्राइस अगर आप हैं, ऐसा कहीं ना, उन्होंने खूब फटकार लगाई थी। अब वही है, अगर आप शर्म वाले हैं तो मैं ऊंची आवाज में भी अगर घर में कोई बोल देता था तो आपको याद है ना कि कोई ऊंची आवाज में बोल देता था तो आपका कोई भाई बहन रोने लगता था, और कोई 1-2 भाई बहन होते थे जिनको मार पीट डेढ़ डंडा पिताजी ठीक कर देते थे, वो झाड़ के फिर उसी रफ्तार से चालू हो जाता था। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी खाल कितनी मोटी है। खैर, सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था उसने कहा, और उसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपना जवाब वापस करो, इन्होंने कहा नहीं हम ही करेंगे। और आप आज की तारीख में कोई भी प्रेस विज्ञप्ति देखिए, वो ये कह रहे हैं जब से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया, केंद्र सरकार ने अपनी मनमर्जी से हाथ में नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब आपने हाथ में लिया। खैर, दूसरा एक अभी जो मामला आया है, जो फिर से केंद्र सरकार ने हाथ झाड़ा था कि हम इसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, जो एनडीआर एक्ट के हिसाब से इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए था, केंद्र सरकार उससे भाग रही थी। कल इन्होंने फिर कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर या एक टाइम समय सीमा दी है कि आप इसका पूरा प्लान बनाइए और कॉम्पनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये मे नहीं है, ये शैल है, यू हैव टू शैल है, और शैल और मे के फर्क को करके उन्होंने कहा है कि ये पैसा तो आपको देना ही होगा। कल एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर और आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर जबरदस्त फटकार लगाई है, और उन्होंने कहा है कि नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर NIDUW में 21 अगस्त 2018 को डायरेक्टिव दिया गया था कि इसको आप पूरा करिए, आपने आज तक पूरा क्यों नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि दिस इज टर्म्ड एज अनपार्डनेबल, ये क्षमा योग्य है ही नहीं, इतनी सख्त भाषा का किया है। लेकिन फिर वही, कोई ऊंची आवाज से रोने लगता है, उसके मरम्मत के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, झाड़ा धूल फिर खड़े हैं दूसरे दिन। चलिए, और उसने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई तक इस पोर्टल को फंक्शनल कीजिए, इसी के थ्रू क्योंकि राशन मिलता है, उस गरीब का घर इसी से चलता, मतलब इस समय उसका पेट की बात है, कम्युनिटी किचन का संचालन कैसे होगा, ये सब इसी में होगा। अब मैं आ जा रहा हूं जिसकी वजह से मैं थोड़ा दुखी हुआ हूं। रमन्ना साहब का ये सब बहुत अच्छा चल रहा था, अभी 28-29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति साहब लखनऊ पधारे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये हुआ कि वो राजभवन में जाके चाय पिएंगे। किसके साथ चाय पिएंगे? चाय पिएंगे वो जजेस के साथ। तो अब उत्तर प्रदेश में 2 खंडपीठ हैं, एक लखनऊ बेंच है, एक इलाहाबाद बेंच है। इलाहाबाद बेंच ज़्यादा वहाँ जज रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट देखती है, यहाँ पे कम जज रहते हैं क्योंकि कम डिस्ट्रिक्ट देखती है। खैर, लखनऊ बेंच के सारे जजेस और चीफ जस्टिस, जो इस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस भंडारी साहब हैं, ये लोग उस चाय के लिए बुलाए गए। गवर्नर के यहाँ चाय पार्टी थी, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया गया और जो स्टेट के लॉ मिनिस्टर थे उनको भी बुलाया गया। अब यहाँ पे एक साहब और उपस्थित थे और वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब। रमन्ना साहब 28 को अपना दिन भर का सुप्रीम कोर्ट में काम किए, उसके बाद वो जहाज पकड़े। मुझे नहीं पता है कि वो स्टेट प्लेन से आए कि रेगुलर फ्लाइट से आए, यहाँ आके चाय पिए और चाय पी के फोटो खिंचवाए, वो फोटो मैं लगा रहा हूँ आपको, और फोटो खिंचवा के फिर रात के जहाज से दिल्ली चले गए और दूसरे दिन फिर सुप्रीम कोर्ट अटेंड किए। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी दिक्कत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके यहाँ आ रहा है? नहीं, दिक्कत है। दिक्कत यह है, पहली, क्या रमन्ना साहब यूपी को बिलोंग करते हैं? क्या रमन्ना साहब यूपी के कभी जज रहे हैं? क्या रमन्ना साहब अगर प्रेसिडेंट से मिलना है तो दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट हाउस शायद 2-3 किलोमीटर के फासले पे है, वहां नहीं मिल सकते हैं? ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको लखनऊ आके उनसे चाय पीना था उनके साथ? क्योंकि क्या राष्ट्रपति किसी और स्टेट जाते हैं और वहां जब वो जजेस को के साथ बैठ के, वो एक रिचुअल होता है, हर जगह माना जाता है ऐसा, गवर्नर हाउस में चाय पीते हैं, तो क्या चीफ जस्टिस रमन्ना साहब हर जगह पहुंचते हैं? क्यों, यहां क्यों आए?
मैं इसका जो मेरी बुद्धि में, क्योंकि अगर किसी को यह है, सरकार को है तो सरकार बता दे, अगर जुडिशरी को पता है जुडिशरी बता दे, क्योंकि अब उनकी अगवानी करने के लिए गवर्नर साहब थे, प्रेसिडेंट साहब की अगवानी के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए चीफ मिनिस्टर थे, बाकी जजेस थे, अगर आप मानिए कि स्टेट लॉ मिनिस्टर थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां आने की कौन सी जरूरत पड़ी? सिर्फ एक, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जुडिशरी को ये दिखाना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पे आ रहे हैं जब मैं कह रहा हूं, और उस मीटिंग में अगर स्टेट लॉ मिनिस्टर प्रेजेंट हैं तो बहुत सी चीजें अनकही चली जाती हैं। मैं इसलिए बता दूं क्योंकि कई लोग फोटो खिंचा के, बड़े आदमी के साथ बगल में फोटो खिंचा के पूरे जीवन गुजार देते हैं अपना पैसा कमाने में, लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां लाके पूरी जुडिशरी के सामने अगर ये दिखाते हैं कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां लाके चाय पिलाया जा रहा है, तो मैसेज क्या जा रहा है ये आप ही लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि इसके बाद वो कंटेम्प्ट की बात होने लगती है। तो मुझे ये अफसोस हुआ था, और अगर कोई मतलब जुडिशरी से कोई वकील साहब, कोई सरकार से, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बता सके कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली से उड़ के आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, उनका क्या यहाँ फंक्शन था, क्यों आए थे, तो मैं भी अपने को एजुकेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।